Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss another part of this chapter, chapter number 2, the programming मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे कि हम किन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हुए। तो या तो हम लोग वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं, या फिर हम लोग फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं, या कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन करते हैं। अब इनको डिफ़ाइन करने का मकसद क्या होता है, इसको हम जानेंगे इस सेक्शन के अंदर या इस पार्ट के अंदर। तो जो फंक्शंस होते हैं ना, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, या फिर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूज़र डिफ़ाइन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफ़ाइन है और जिसका मीनिंग पता है मैथमेटिका को, लेकिन जो और ये वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा फंक्शन कि फैक्टर का फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से उसकी एग्जांपल दूंगी कि फैक्टर का फंक्शन है, ये कॉमन ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये मैथमेटिका को पता है कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, और वो ऑलरेडी डिफाइन है। लास्ट लेक्चर में हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें परफेक्ट नंबर्स फाइंड करने थे एक लिस्ट के अंदर से, रेंज ऑफ वैल्यूज़ के जैसे। उसमें कुछ हम लोगों ने डिवाइज़र का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया था, उसमें हम लोगों ने रेंज का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया था, लेकिन हमने कुछ वहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बनाए थे। तो अगर किसी ने किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करवाना है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना कोई बिल्ट इन फंक्शन अपना यूज़र डिफाइन फंक्शन डिफ़ाइन करना होगा, और उसे फिर यूज़ करके आप मैथमेटिका की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम न्यू वेरिएबल्स या फंक्शंस क्यों डिफ़ाइन करते हैं? अगेन समटाइम अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट यू नीड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिल्ट इन सेट ऑफ फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जो कि मैथमेटिका में ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, उनमें से आपके जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उस लिहाज से कोई फंक्शन नहीं मौजूद होगा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने वो फंक्शन डिफ़ाइन कर लेना है। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने बार बार यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, और बजाय कि आप वो बार बार डिफ़ाइन करें, तो आप क्या करेंगे कि उसको एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है, और उसको आप अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे? हमने परफेक्ट नंबर वाली जो फंक्शन बनाया था परफेक्ट नंबर्स फाइंड करने के लिए, तो उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिका के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जिस भी नोटबुक के ऊपर हमने वो फंक्शन बनाया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे स्लाइड के ऊपर एक ए नाम का वेरिएबल डिफ़ाइन हुआ है, जिसमें हमने न्यूमेरिक डाटा असाइन किया है, ठीक है, एन ब्रैकेट के अंदर 2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू क्या है, वो कैलकुलेट हो के आपकी ए वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। और जो ए होगा ना, इसको हम किसी भी सब्स्टिट्यूट यानी कि जो नेक्स्ट आने वाली या फिर नेक्स्ट कैलकुलेशंस होंगी उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ए की वैल्यू मैंने चेक करनी है कि ए की वैल्यू मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर है क्या, ठीक है। ए की वैल्यू हमने क्या असाइन की थी, 6.28319, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ए लिखा और शिफ्ट और एंटर प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास ये ए इज़ इक्वल टू ये ग्लोबल ए, ठीक है, और उसके बाद ए इज़ इक्वल टू 6.28319 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एक और एग्जांपल की, जिसमें हम लोग फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करना है ये देखेंगे। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक फंक्शन का नेम लिखना होता है, और उसके बाद उसकी ब्रैकेट लगानी होती है। ब्रैकेट कौन सी लगानी होती है? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास कर देना होता है, वो वेरिएबल पास कर देना होता है जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं कि यहाँ पे जो f है वो आपके पास फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट लगाई हमने, ब्रैकेट से हमें पता चला कि ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की निशानदेही क्या होती है कि उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद हमने x को क्या पास किया एज आ आर्ग्यूमेंट, या x वो वेरिएबल है जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ जहाँ पे x होगा उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और इस एग्जांपल को फर्दर एक्सटेंड करते हैं या फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं f के अंदर f फंक्शन है, ठीक है, इसकी ब्रैकेट के अंदर 0.1 पास करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि 0.1 इस x की जगह पर रिप्लेस होगा और 1.1 प्लस 0.1 मतलब कि ये कैलकुलेशन हो के आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा और वो आउटपुट हो जाएगा। अगर मैं 1 पास करती हूँ तो अगेन ये कैलकुलेशन हो के रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर मैं कोई और वेरिएबल या कोई स्पेशल करैक्टर या फिर अल्फ़ा पास करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अल्फ़ा स्क्वायर पास किया है, तो फिर यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा x की जगह पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको हमने मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज़ किया। समझ आई? तो फंक्शन का एक मकसद तो ये था बनाने का कि हम क्या करें कि अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को बना सकें जो कि बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ंक्शन क्यों बनाए जाते हैं, तो आपने बताना है कि एक तो रीज़न ये है कि हमारी रिक्वायर्ड जो फंक्शन था वो बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट के अंदर या बिल्ट इन फंक्शन के तौर पे मौजूद नहीं था, इसलिए हमने अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फ़ंक्शन बना लिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि बार बार रिपीट होनी है, तो बजाय कि मैं रेपिटेडली वही स्टेटमेंट बार बार लिखूं, तो मैंने क्या किया है उन स्टेटमेंट को एज अ फंक्शन बना दिया पहले, जैसे कि यहाँ पे बनाया, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लेके और उस फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर दी ताकि मुझे वो फंक्शन बार बार बनाना, वो स्टेटमेंट को बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ तक था कि फ़ंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इमीडिएट और डिलेड असाइनमेंट। ये वो वाली असाइनमेंट नहीं है जो आप लोग असाइनमेंट बना के देते हो मुझे, ये वो वाली असाइनमेंट है कि जिसमें एक वैल्यू दूसरी वेरिएबल के अंदर असाइन की जाएगी, यानी कि स्टोर की जाएगी। For a variable, we are interested in storing a value into a variable. Use that value into a subsequent computations. तो अब इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल डिफ़ाइन करने का मकसद क्या होता है हमारे लिए कि हम उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि उसको हम बाद वाली कैलकुलेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकें, जैसे कि ए वेरिएबल मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताया था कि ये ए वेरिएबल हमने कैसे डिफ़ाइन किया है। अब ये जो चीज़ है ना कि हम सब्सिक्वेंट जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो उसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि ए वेरिएबल के अंदर जो असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू, वो या तो इमीडिएट असाइन कर सकते हैं या फिर हम लोग कुछ देर बाद असाइन कर सकते हैं। अब वो कुछ देर बाद असाइन करने का क्या मतलब है, यानी कि आप अभी एट दैट पॉइंट, मतलब जब आप असाइन कर रहे हो उस वैल्यू को, उसके तो मतलब कि 2-3 स्टेटमेंट तक, 2-3 इनपुट तक आप उस वैल्यू को यूज़ नहीं करते अपने प्रोग्राम में, तो उसको असाइन करने का मकसद क्या है? ठीक है, उसको मेमोरी में लोकेशन देने का मकसद ही नहीं है, तो फिर उसको हम असाइन ही तब करेंगे, यानी कि डिले करके असाइन करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी उस वैल्यू को गेट करने की। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। इमीडिएट असाइनमेंट और डिलेड असाइनमेंट को उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ और इसका मकसद क्या है। ठीक है, अब इमीडिएट असाइनमेंट की बात करते हैं। तो इमीडिएट असाइनमेंट में या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे LHS स्टैंड्स फॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड पे आप कोई वेरिएबल लिख दें, जैसे ए लिखा था मैंने लास्ट एग्जांपल में, और इक्वल के बाद मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दी थी। या फिर आप लोग सेट्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इमीडिएट असाइनमेंट के लिए कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, तो आपने बताना है कि या तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं इक्वल का साइन लगा के, या फिर आप लोग सेट्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेट्स फंक्शन में होता क्या है कि पहले वाले जो वेरिएबल होते हैं ना, उसके अंदर दूसरे वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है, या दूसरी वाली वैल्यू को, दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट को पहले वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दी जा रही है, RAND 1।
अब rand 1 क्या है, ये आपके पास एक वेरिएबल है जिसके बाद हमने इक्वल ऑपरेटर लगाया। ये इक्वल ऑपरेटर मैथ के टर्म में इक्वल कहलाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में बात की जाए तो ये इक्वल ऑपरेटर नहीं होता, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया और उसके बाद हमने वो एक फंक्शन यूज़ किया है रैंडम फंक्शन यूज़ किया है। अब रैंडम फंक्शन का क्या काम होता है कि रैंडमली एक नंबर जनरेट करे और वो रैंडम तो उसको असाइन कर दे किसमें, एक वेरिएबल में जो कि rand1 है। अब रैंडमली नंबर जनरेट करने का क्या मतलब है, आप ये पूछेंगे। तो रैंडमली नंबर जनरेट करेगा किस रेंज में, 0 से लेके 1 तक, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू जनरेट की जाएगी, वो रैंडमली जनरेट की जाएगी। रैंडम फंक्शन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक रैंडम ही वैल्यू ले ली जाएगी। कौन सी ली जाएगी, 0 से लेके 1 के दरमियान जो भी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इमीडिएट असाइनमेंट को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे असाइन तो कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट भी आ गई कि रैंडम हमने जो रैंडम फंक्शन ने रैंडम वैल्यू ली है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कर दिया। ठीक है, अब मैं उस रैंडम जो वेरिएबल है ना उसको कॉल कर रही हूँ, और उसको कितने टाइम कॉल कर रही हूँ, 5 टाइम्स कॉल कर रही हूँ। और किस फंक्शन में कॉल कर रही हूँ, टेबल फंक्शन। टेबल फंक्शन का क्या काम होता है कि उसने जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है उसको रिपीटेडली लिखना होता है अप टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, जो कि दूसरे नंबर पे हम असाइन करते हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे हम वैल्यू पास करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने 5 पास किया है और उसको किस में पास किया है, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। कर्ली ब्रैकेट्स में मींस कि अब ये 5 टाइम ये वैल्यू को शो करेगा, और किसके अंदर करेगा, लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट शो करेगा। ठीक है, लिस्ट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं बार बार बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रैंड जो 1 है ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर चेक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएं और उसके बाद वो वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल लिख दें जिसकी वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ से शिफ्ट और एंटर प्रेस किया आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग डिलेड असाइनमेंट की। अब जो इमीडिएट असाइनमेंट थी उसमें और डिलेड असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक कॉलन लग जाता है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान में कॉलन और इक्वल आ जाएगा। या फिर आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो जिसमें सेट डिलेड का फंक्शन के नाम से आपके पास एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि क्या करता है कि पहली वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू असाइन कर देता है। और लास्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इमीडिएट असाइनमेंट पढ़ी थी, उसमें हमने सेट्स का फंक्शन यूज़ किया था। यहाँ पे सेट डिलेड है। ठीक हो गया। अब इसमें यही होता है कि जो वैल्यू है ना वो इमीडिएट असाइन नहीं की जाती, उसको कंप्यूट नहीं किया जाता जब तक कि उसको सब्सिक्वेंट कंप्यूटेशंस में हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रैंड 2 मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसके अंदर डिलेड असाइनमेंट करवाई रैंडम एक वैल्यू की। ठीक है, अब वो वैल्यू तब तक असाइन नहीं होगी जब तक कि रैंड 2 वेरिएबल आपके प्रोग्राम में कहीं पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको और एक्सटेंड करते हैं या फिर इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये इस फंक्शन ने क्या किया, रैंडमली एक वैल्यू जनरेट की और इसको असाइन करनी है इसने रैंड 2 को, लेकिन अभी असाइनमेंट हुई नहीं है। जैसे ही शिफ्ट एंटर प्रेस किया आपके पास कोई भी आउटपुट रिजल्ट नहीं है। आप पीछे जाके स्लाइड नंबर यहाँ पे स्लाइड नंबर 27 के ऊपर देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैंने इमीडिएट असाइनमेंट की थी तो जैसे ही एंटर प्रेस किया था आपके पास एक वैल्यू आ गई थी, लेकिन जो डिलेड असाइनमेंट है इसके अंदर कोई भी आपके पास आउटपुट नहीं आया। अब ये जो वैल्यू है ये कब असाइनमेंट होगी, जब भी मैं इस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं सब्सिक्वेंट कंप्यूटेशन में यूज़ करूँगी या फिर कहीं बाद में यूज़ करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ तो फटाफट से उसने एक रैंडमली वैल्यू जनरेट की और रैंडमली वैल्यू हर दफ़ा रैंड 2 के अंदर हर दफ़ा अलग अलग आई है। ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें एक ही वैल्यू थी क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर एक पहले ही असाइन कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट जो थी है ना तभी हो रही है जब उसको कॉल किया जा रहा है।
ठीक है, इसीलिए हर दफ़ा वैल्यू डिफरेंट आई है। और अगर इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसी तरह से आप लोग इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो रैंड 1 था उसके अंदर असाइनमेंट हुई भी थी, उसके अंदर वैल्यू आ गई थी, लेकिन इसके अंदर वैल्यू अभी नहीं आएगी, जब तक नहीं आएगी जब तक कि हम रैंड 2 फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन के अंदर। तो इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है ग्लोबल रूल बेस। रूल्स की बात कर ली जाए तो रूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हो सकते हैं या फिर यूज़र डिफाइंड हो सकते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूल, किसी भी रूल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद उस रूल का या फिर उस वेरिएबल का या उस फंक्शन का नाम लिख देना होता है ताकि हम उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन मार्क डाल के किसी वेरिएबल का किसी वेरिएबल का नाम गेट कर रहे थे या वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो गेट कर रहे थे। इसी तरह से किसी रूल की, फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन की, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो किसी फंक्शन की भी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस स्टेटमेंट का यूज़ करके। फॉर बिल्ट इन फंक्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंटैक्स ऑफ दैट फंक्शन, अ ब्रीफ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग व्हाट द फंक्शन डज। अब बिल्ट इन फंक्शन के केस में क्या होगा, ठीक है, अगर आप लोगों के पास मैथमेटिका इंस्टॉल हो चुका हुआ है तो उसको लाजमी तौर पे यूज़ करें। और अगर मैं जाके यहाँ पे देख लेती हूँ, ये देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था क्वेश्चन मार्क, उसके बाद टेबल फंक्शन जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने यूज़ किया था लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी। तो उसमें हुआ क्या है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क और टेबल लिखा और आपके पास ये आउटपुट इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करेगा ये टेबल फंक्शन का क्या पर्पज़ है और कुछ ये स्टेटमेंट्स आउटपुट आएंगी। ठीक हो गया। वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो स्लाइड्स पे हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे उसने फर्दर उसी को दोबारा से बता दिया कि रैंड वेरिएबल था जिसकी वैल्यू को हमने चेक करना था और इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा के वैल्यू को चेक कर लिया था। अब उसमें हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफिक बात की जा रही है कि यूज़र डिफाइंड रूल को भी आप चेक कर सकते हो या फिर बिल्ट इन रूल या फंक्शन को भी चेक कर सकते हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो सेट और सेट डिलेड फंक्शन है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आप नोटिस कर सकते हैं। कैसे नोटिस कर सकते हैं, इनकी आउटपुट से। जहाँ पे इमीडिएट असाइनमेंट हुई थी वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट असाइनमेंट नहीं हुई थी, डिलेड असाइनमेंट हुई थी। वहाँ पे वैल्यू को डिले करके यहाँ पे कोई भी अभी असाइनमेंट नहीं की गई, वो फंक्शन ही है उसकी जगह पे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी एक मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट कह लें कि टॉपिक है जो कि आपको यूज़ करना पड़ सकता है मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर। कि आपको पता होना चाहिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को आपने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डिफ़ाइन करना है या कैसे लिखना है। तो आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है g(x) और उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंडीशंस दी होती हैं, ठीक है, हर एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इसको हम अगर मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना चाहते हैं तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ एक्सप्रेशन थी, ठीक है। अब इसको पीस वाइज फंक्शन को अगर मैं इस मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर लिखती हूँ तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट मार्कर आप लोगों को ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिका की स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अंदर पहली वाली असाइनमेंट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे हम डिलेड असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्लैश और सेमी कॉलन लगा दिया। स्लैश और सेमी कॉलन बताएगा कि इसके बाद कोई कंडीशन है जो कि इस एक्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसके बाद दोबारा से हमने एक्स को भी असाइन कर दिया और वो भी इस कंडीशन लगाई हमने कि एक्स की वैल्यू या तो 0 से लेके 1 के दरमियान होगी। उसके बाद दोबारा से हमने साइन एक्स को असाइन किया और उसके बाद उस पर भी कंडीशन लगाई कि एक्स की वैल्यू जब तक बड़ी होगी तब तक ये असाइनमेंट हो सकती है, ठीक हो गया। और अगर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि पीस वाइज फंक्शन डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। लेकिन जो ये पीस वाइज फंक्शन है ना, ये आपके लेटेस्ट वेरिएंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था 5.1 वर्जन के बाद में, ठीक है। उससे पहले हम लोग यही तरीका कार
यूज़ कर रहे थे, ठीक है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पीस वाइज डिफाइन फंक्शन इनके लिए आपने करना क्या है, पीस वाइज कीवर्ड लिखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करनी है क्योंकि ये फंक्शन है। उसके बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिस्ट पास कर देनी है इनके, ठीक है। यानी कि इस पहले में आपने क्या लिखना है, वो एक्सप्रेशन लिखनी है और दूसरे कॉमा सेपरेट करके आपने कंडीशन लिख देनी है जो कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई होगी। दूसरी जो एक्सप्रेशन होगी और कंडीशन होगी उसके लिए भी सेम यही तरीकाकार होगा और तीसरी के लिए भी यही तरीकाकार है। अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन और कंडीशंस होंगी, यानी कि यहाँ पे 2 होंगे, तो आप उसके लिए भी यही तरीका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं प्लॉट करना चाहती हूँ वो जो पीस वाइज फंक्शन था और किस पॉइंट्स के ऊपर -2 और 3 पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे। और उसके अंदर जिस फंक्शन को भी आप प्लॉट करना चाहते हो, मैं जी ऑफ एक्स को प्लॉट करना चाहती हूँ और एक्स के पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए, तो इस तरह से ये प्लॉट होके आ जाएगा आपके पास मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये था पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में कुछ थोड़ा सा टॉपिक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन विद मल्टीपल डेफिनेशंस। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन विद मल्टीपल डेफिनेशन में क्या है कि एक फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम सेम होगा, उसी नाम से हम एक और फंक्शन भी बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यानी कि एक नाम से 2 या 2 से ज़्यादा आप फंक्शन भी बना सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा। किस चीज़ का डिफरेंस होगा वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं फुल स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ और हम इसको डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। तो इसमें होता क्या है, अ फंक्शन हैज़ सेम नेम बट डिफरेंट डेफिनेशन। अगेन यही चीज़ आ गई। और उसमें हम डिफरेंट कैसे कर सकते हैं एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन से। उसके लिए हम या तो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि फ़ंक्शन के अंदर पास की जाती हैं, या सिंपल टर्म्स में कहूँ तो आर्ग्यूमेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि फ़ंक्शन की ब्रैकेट के अंदर पास की जाती हैं। और या तो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस हो सकता है या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का भी डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 37 पे देखें तो आप लोगों के पास एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है। एक फंक्शन है f, ठीक है, जिसका नाम है f, और उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया x, ठीक है। अब ये x क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने ये दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, 2 आर्ग्यूमेंट पास किए तो उसकी डेफिनेशन और होगी। अब 3 आर्ग्यूमेंट पास किए तो उसकी डेफिनेशन और होगी। अब ये क्या है, एक फंक्शन जिसका नाम सेम है लेकिन ये फंक्शन आपस में डिफरेंट है, मतलब इन दोनों का, इन सब फंक्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिवाय ये कि नाम सेम है। लेकिन इनके चूँकि आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं इसलिए इनकी डेफिनेशंस भी डिफरेंट ही कॉल की जाएंगी, जैसे उस बेस पे जिस बेस पे आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाएंगे। अगर मैं इसको कॉल करते हुए, फंक्शन को कॉल करते हुए 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करती हूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा। अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा। और अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ तो ये पहला वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा। इसको आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारे पास जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक टर्म आ जाती है असाइनमेंट टैग की। असाइनमेंट, जब भी आप असाइनमेंट कर रहे होते हो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर तो आपके पास एक सिंबल होता है जो कि एसोसिएट होता है वैल्यूएशन रूल के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ये a+b एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके ऊपर आप इसको अगर आप मैथमेटिका में लिखेंगे तो उसमें प्लस बाय जो होगा ना वो आपके पास शो करेगा असाइनमेंट टैग, ठीक है। और वो अप्लाई किसके ऊपर हो रहा होगा, इन a और b,
यानी कि जो एक्सप्रेशन होगी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। असाइनमेंट टैग स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपको बताता है कि जो एक्सप्रेशन है ना उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि प्लस की एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो प्लस की एग्जांपल के अंदर ये बताएगा कि जो दो नंबर्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर वो प्लस होंगे। अगर यहाँ पे 3 नंबर होंगे तो वो भी बताएगा कि ये 3 नंबर ABC तीनों प्लस ही हो रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे सर्व करता है कि वो रैपर है, ठीक है, यानी कि उस वेरिएबल को, उस एक्सप्रेशन को रैप कर रहा है, ना कि यहाँ पे उसका ख़ास लेना देना नहीं होता। इसके बाद ये कर लेते हैं कि लिस्ट की एग्जांपल है, ठीक है। अब ये लिस्ट हमें कैसे पता चल रहा है कि ए और बी लिस्ट है, क्योंकि इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में लिखूं असाइनमेंट टैग के साथ, तो उस असाइनमेंट टैग कैसे लगेगा कि ये जो लिस्ट लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद ए और कॉमा बी, ब्रैकेट्स के अंदर ए कॉमा बी पास कर दिया जाएगा। और अब ये जो होगा ना ये लिस्ट, ठीक है, ये आपके पास असाइनमेंट होगी। आपको तो पहले भी बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो आपके पास वो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि जो आपकी एक्सप्रेशन है वो एक फ़ंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से एफ़ और उसके बाद ब्रैकेट लगाएं और ये एक्स। अब यहाँ पे जो एफ़ है ना वो टैग होगा, फंक्शन नेम जो होते हैं ना उसको हम लोग असाइनमेंट टैग भी कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल की थी, ठीक है, उसको उस फंक्शन को रिव्यू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम असाइनमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो असाइनमेंट टैग का यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एफ़ लिखेंगे। तो असाइनमेंट टैग जैसे ही मैंने लिखा तो उस फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी मैंने डेफिनेशन की होंगी वो आपके पास आ जाएंगी सामने स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेडिकेट एंड बूलियन एक्सप्रेशन। उससे पहले ये देख लेते हैं कि प्रेडिकेट होता क्या है। प्रेडिकेट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, डेट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, अब रेनिंग क्या है, ये या तो यस है, बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कि इवेल्यूएट होंगी इस फॉर्म में कि वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। तो उस स्टेटमेंट को, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा जो कि आपको रिज़ल्ट देगा जब भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे तो वो क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आपको रिज़ल्ट क्या देगा, आइदर ट्रू या फॉल्स देगा। जैसे कि आप लोगों को इवन नंबर चेक करना है तो इवन क्यू फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कोई नंबर पास करेंगे तो वो नंबर या तो इवन होगा या इवन नहीं होगा। इसी तरह से आप लोगों के पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं जो कि प्रेडिकेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। और इन प्रेडिकेट्स ऑपरेटर को हम लोग यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर से या लॉजिकल ऑपरेटर से ज्वाइन करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और ये करते क्या हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और आंसर आप लोगों को अगेन ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रिज़ल्ट दे देते हैं। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास आ जाते हैं एंड, नॉट, नॉर, या फिर उसके अलावा आ जाता है आप लोगों के पास अनइक्वल, या फिर और ऑपरेटर आ जाता है और एक्स और ऑपरेटर आ जाता है। अब इनमें होता क्या है, जो नॉट ऑपरेटर होता है ना वो रिज़ल्ट को आउटपुट कर देता है। अगर आपके पास ट्रू आ रही होगा आंसर तो होगा क्या कि जो नॉट ऑपरेटर है उस ट्रू को फॉल्स कर देगा। या फिर अनइक्वल, अब अनइक्वल क्या है, ये इनइक्वालिटी चेक की जाएगी। आंसर ट्रू कब किस केस में आएगा, जब दो नंबर्स आपस में जो जिनको हम अनइक्वल फंक्शन के अंदर पास कर रहे होंगे वो नॉट इक्वल आएंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक्स अनइक्वल फंक्शन के अंदर एक्स और वाई की जगह पे 5 और 3 पास करती हूँ तो ये क्या है, दोनों नंबर अनइक्वल हैं। अब एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर किन पे अप्लाई होते हैं, एंड ऑपरेटर कब ट्रू होंगे, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी कि जो एक्स और वाई है ना जो पास किया जाएगा इसकी फंक्शन के अंदर, तो वो दोनों ही ट्रू होंगे तो आपके पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल ये यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एक हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 और दूसरी स्टेटमेंट है
5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है। और दूसरी आप लोग y की जगह पे पास कर जाते हैं 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है। तो अब दोनों क्या है, या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। और आंसर इस एंड ऑपरेटर का किस केस में ट्रू आएगा, जिस केस में दोनों ही जो कंडीशन चेक की जाएंगी उसका आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज़ बाकी सारे केसेस के अंदर आंसर विल बी फॉल्स। और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो और ऑपरेटर जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है कि कोई भी एक स्टेट कंडीशन जो कि हम इसकी ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे ट्रू हो जाएगी ना, तो हमारा और ऑपरेटर का रिज़ल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। इसी तरह से आपके पास एक्सॉर की भी स्टेटमेंट है। एक्सॉर क्या करता है कि और ऑपरेटर को के ऊपर नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, यानी कि जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा होता है उसको उल्ट कर देगा, ठीक हो गया। इसके बाद स्लाइड नंबर 43 लास्ट स्लाइड है, उसके ऊपर आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशनल और उसने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए हैं, जैसे कि 4 इज़ लेस दैन 5 एंड और 8 इज़ ग्रेटर दैन 1। अब 4 लेस दैन 5 है, इट्स ट्रू, ठीक है। और एंड का साइन एंड हम लोगों ने यूज़ किया। एंड क्या है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि दो कंडीशंस को आपस में चेक करेगा और आपको वैल्यूएट करके रिज़ल्ट देगा आइदर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, ठीक है। और अब 8 जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, दैट इज़ ट्रू। तो ट्रू ट्रू मिला के क्या होगा, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू, ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोगों के पास एक और एग्जांपल दी गई है और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर को हम दो लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग दो लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैथमेटिका में आप लोग दो सीधी सी लाइनें लगाते हैं, जिस तरह कि आप लोगों को स्लाइड नंबर 43 के अंदर नज़र आ रहा है। और एंड ऑपरेटर के लिए आप एंड का साइन यूज़ करते हैं कीबोर्ड से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सप्रेशन के बारे में सबसे पहले देखा, उसके बाद डेफिनेशंस देखी कि किस चीज़ को क्यों डिफ़ाइन किया जाता है। डेफिनेशन में हम लोगों ने वेरिएबल को डिफ़ाइन करना देखा, फंक्शन को डिफ़ाइन करना देखा, और हमने फिर इमीडिएट असाइनमेंट और डिलेड असाइनमेंट की बात की। और देन हमने फंक्शन विद मल्टीपल डेफिनेशन को देखा, और फिर हम लोगों ने पीसवाइज फंक्शन को भी पढ़ा था, और लास्ट में हमने प्रेडिकल और बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया है।